आज हम शुरू करते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में आपको मैंने पहले ही नेशनलिज्म का मतलब बता चुका हूँ मैं, तो आज हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि 1915 की जो टाइमिंग थी हमारी, जहाँ से हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि 1915 वो टाइम था जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंदर था और पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वार 1 जो है उस वक्त चल रहा था। और साथ में ही 1915 ही वो ईयर था जिसमें महात्मा गांधी जो हैं वो इंडिया आए थे। तो 1915 के टाइम जो कंडीशंस थी इंडिया की वो बहुत बुरी थी उस वक्त। अगर देखा जाए तो उस वक्त जो चीज़ों की जो प्राइसेस थी वो बहुत हाई थी उस वक्त, और गरीबी बहुत थी, और साथ में एक एपिडेमिक फैल चुका था। एपिडेमिक मतलब कि जैसे महामारी इसको बोलते हैं, जिस तरह से आजकल कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, उस तरह उस वक्त इन्फ्लुएंजा नाम की एक महामारी देश में चल रही थी। तो इस वक्त एक एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट पनप रहा था। अब एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट क्या है? एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट का मतलब कि ऐसी थिंकिंग जो कि ब्रिटिश के खिलाफ हो, क्योंकि ब्रिटिश के खिलाफ हो, वो एक सेंटिमेंट, एक थिंकिंग तैयार हो रही थी। तो गांधी जी जब इंडिया आए और तो उन्होंने ये देखा कि हमारी कंट्री की ऐसी हालत है जहाँ पर लोगों के अंदर एक एंटी कॉलोनियल थिंकिंग पनप रही है, जो कि ऐसी सिमिलर थिंकिंग जो है वियतनाम नाम के एक देश में भी ये इसका ओरिजिनेशन हुआ था। वियतनाम में भी वो भी एक ब्रिटिश कॉलोनी था, जहाँ पर भी इस तरह कंडीशन आई थी, एंटी कॉलोनियलिज्म नाम की एक थिंकिंग पनपी थी, और ये देश जो है अपने आप को उसने फ्री किया था ब्रिटिश से। तो इसको एक पैरामीटर, एक पैटर्न मानकर महात्मा गांधी ने सोचा कि इसको हम इंडिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने शुरुआत की चंपारण से। चंपारण से महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की। तो ये साल था 1916, जब राजकुमार शुक्ला, नाम आप याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ला नाम का एक किसान था जिसने महात्मा गांधी को न्योता दिया था वहाँ पर चंपारण में कि जो इंडिगो मूवमेंट चल रहा था वहाँ पर, उस वक्त ब्रिटिश ने बहुत ही फोर्स किया हुआ था फार्मर्स को इंडिगो उगाने के लिए। तो उसके खिलाफ इन्होंने मतलब महात्मा गांधी को इनवाइट किया, क्योंकि राजकुमार शुक्ला ने देखा था कि किस तरह महात्मा गांधी का सत्याग्रह जो था बहुत ही चला साउथ अफ्रीका में, जिसकी मदद से उन्होंने वहाँ के लोगों की मदद की। तो इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी को यहाँ पर न्योता दिया ताकि वो लोग वहाँ के किसानों की मदद कर सकें। ये चंपारण मूवमेंट एक तरह से पूरे देश के लिए एक पहला स्टेप था, जिसकी नेशनलिज्म की तरफ पहला स्टेप था। उसके बाद ईयर ध्यान से नोट करिएगा दोस्तों, 1916 के बाद जो ईयर था 1917, महात्मा गांधी अपने खुद के स्टेट गुजरात में खेदा में, नोट करने वाली बात है, खेदा में वहाँ पर उन्होंने जो पीजेंट्स थे, मतलब जो फार्मर्स थे, वहाँ पर उनकी मदद की, जिस तरह उन्होंने चंपारण में की थी। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद में जो मिल वर्कर्स थे, कॉटन मिल वर्कर्स थे, उनके ऊपर कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे ब्रिटिश ने जो कि उनके राइट्स के खिलाफ थे। तो वहाँ पर भी महात्मा गांधी ने अपना एक सत्याग्रह चालू किया जो कि काफ़ी लाभदायक रहा। तो ये 3 जो साल हैं 1915, 1916, 1917 और 1918, ये एक टाइमलाइन है जिसमें एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट और नेशनलिज्म जो है धीरे धीरे उसका ओरिजिन हो रहा था। तो ये चारों जो ईयर्स हैं आपके टिप्स पे होने चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि चारों साल में क्या क्या हुआ। उसके बाद हम आते हैं
तो एक तरह से ये महात्मा गांधी ने एक बेस तैयार कर लिया था इन चारों जगहों पर अपने सत्याग्रह को चालू कर कर। तो इस बेस को देखकर महात्मा गांधी ने देखा कि अगर हम ये सिमिलर चीज़ एक नेशन वाइड, नेशन लेवल पे अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो इसका इफेक्ट काफ़ी अच्छा होगा। तो अब देखते हैं महात्मा गांधी ने इसका नेशनल लेवल पे कैसे इस्तेमाल किया। तो नेशनल लेवल पे हम आते हैं साल 1919 में। साल 1919 में जब ब्रिटिश सरकार ने एक कानून था रॉलेट एक्ट। ये ध्यान देने वाली बात है। अब पहले इसको इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि रॉलेट एक्ट है क्या। रॉलेट एक्ट के तहत कोई भी आदमी जो कि ब्रिटिश सरकार को लगे कि वो उनके खिलाफ कुछ भी काम कर रहा है तो उसको वो बिना किसी वारंट के, बिना किसी नोटिस के वो उसको जेल के अंदर 2 साल तक रख सकते थे। तो ये एक तरह से बहुत ही मतलब सही नहीं माना गया गांधी जी द्वारा, ना ही गांधी जी और बाकी सभी लोगों द्वारा। तो अब हम बात करते हैं कि इस एक्ट के खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। तो ये प्रोटेस्ट नॉर्थ इंडिया में काफ़ी था। सैफुद्दीन कोटचलू जो और बाकी एक साथ में जो इनके साथी थे जो इनको गिरफ्तार किया गया था इस एक्ट के द्वारा, वो दोनों पंजाब से बिलोंग करते थे। तो पंजाब में इस मूवमेंट की, इस एक्ट के खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा था। तो टाइम था 13 अप्रैल का, 13 अप्रैल 1919 का, जब पूरे भारत में रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था। तो वहीं 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में जब लोग, और 13 अप्रैल आपको पता होगा शायद कि ये बैसाखी का दिन है, तो जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग ये फेस्टिवल वहाँ मनाने के लिए इकट्ठा थे। तो अब चूँकि पूरे देश भर में मार्शल लॉ कर्नल डायर जो थे, जो एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने पूरे देश में एक तरह से मार्शल लॉ लगा दिया था। सबसे पहले अगर हम बात करें मार्शल लॉ की, जो कि बुक के अंदर आपको ये वर्ड मिलेगा मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ बेसिकली है क्या? मार्शल लॉ एक तरह से मिलिट्री रूल जिसमें कि एक कर्फ्यू सा लग जाता है, जैसे कि जहाँ पर कोई सारी मूवमेंट रोक दी जाती है, कोई बंदे कुछ भीड़ में कहीं पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पर लागू थी। बट बावजूद इसके कुछ अनजान लोग जलियांवाला बाग में मौजूद थे, जहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग चालू कर दी कर्नल डायर ने। अब उनका मेन मकसद क्या था? मेन मकसद जिस तरह किताब में लिखा गया, उनका मेन मकसद था एक मोरल फियर पैदा करने का। अब ये मोरल फियर है क्या? मोरल फियर है कि अगर किसी एक जगह पे बहुत सारे लोग अगर उनको मार देते हैं तो जाहिर सी बात है ये एक डर पैदा कर देगा पूरे देश में, ताकि जो ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं रॉलेट एक्ट के खिलाफ ये ना हो। तो इसके बाद ये मोरल फियर जो है सही में एक क्रिएट हुआ, पैदा हुआ पूरे देश के अंदर। और जो गांधी जी का रॉलेट सत्याग्रह था जो उस वक्त चल रहा था, वो स्थगित हुआ इसके कारण। तो लेकिन जिस तरह से रॉलेट एक्ट ने पूरे देश को बांधा कि हाँ कुछ ऐसा एक्ट जो कि हमारे देश के लोगों के खिलाफ है, और जिस तरह से गांधी जी ने इस एक्ट का इस्तेमाल किया लोगों को एकजुट करने में, गांधी जी को एक बात समझ में आ गई कि ये जो एक्ट था बस कुछ टाउन्स एंड सिटीज़ तक ही सीमित था, क्योंकि ये एक्ट सिर्फ कुछ लोगों को इम्पैक्ट कर रहा था, जैसे नॉर्थ इंडिया हो गया, बाकी और कहीं उतना इम्पैक्ट नहीं था इसका। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि क्यों ना हम किसी एक ऐसे इशू को उठाते हैं जिस पे हम पूरे देश को एकजुट कर सकते हैं। तो उस चीज़ को अब हम देखेंगे कि वो क्या चीज़ थी जिसको गांधी जी ने उठाया, मतलब उसको रेज़ किया, जो कि पूरे नेशनल लेवल पे मतलब बहुत फेमस था, राइट। तो हम देखते हैं सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि
इस तरह से हमने देखा कि रॉलेट एक्ट ने कुछ चुनिंदा लोगों को रॉलेट एक्ट ने एकजुट किया। तो गांधी जी के मन में था कि हमें कुछ एक ऐसा इशू उठाना है जिससे कि पूरे देश को हम एकजुट कर सकें, क्योंकि ये लड़ाई जो है किसी एक समाज या किसी एक समुदाय की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की थी। तो इसलिए हमें कुछ एक ऐसी इशू चाहिए थी जिससे कि गांधी जी पूरे देश को एकजुट कर सकते थे, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।